चलिए इस लेसन में हम सबसे पहले देखेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, अर्थात संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 13 होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये है अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ और लृ। तो इस तरह से हम ये देखिए, ये क्या है अ, तो ये वर्ण है, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर वर्ण हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ और लृ। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा 13। तो ये जो 13 स्वर है अर्थात स्वर वर्ण है, संस्कृत में भी 13 स्वर होते हैं। ठीक है, अब आगे फिर इस पर देखते हैं, इसके परिभाषा को देखते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं। पुनः फिर देखेंगे हम व्यंजन वर्ण को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। आप लेसन वॉच तो करते हैं बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। अभी हमने देखा कि जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या कितनी है, 13। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर दिखाते हैं कि संस्कृत में इसको हम लोग स्वरा भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जिन्हें बोलने के लिए, ये हम संस्कृत का परिभाषा बता रहे हैं आपको, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर होते हैं, वैसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें अच भी कहा जाता है, अर्थात संस्कृत में स्वर को हम क्या बोलते हैं, अ, च हलंत, अच भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृत में कुल 13 वर्ण हैं। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं कि 13 कौन कौन से वर्ण हैं और इसको किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ह्रस्वर। ह्रस्वर, इसकी संख्या कितनी है, 5। ठीक है, ह्रस्वर इसकी संख्या है 5। अब देखिए, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अब यदि ह्रस्वर का बात करें तो ह्रस्वर का यदि बात करें तो इसमें कहता है कि इसके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, लृ। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, अर्थात हम यदि बात करें ह्रस्वर का तो यहाँ पर इसकी संख्या 5 है। कौन कौन से ह्रस्वर हैं, अ, ई, उ, री और लृ। अब दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरा अर्थात दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 4। अब दीर्घ स्वर क्या है,
तो ये कहता है कि जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात जितना समय ह्रस्व को दे रहे थे, ह्रस्व बोलने में, अर्थात ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है, ये देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है, इसको बोलने में जितना समय लगता है उससे ये कितना 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात 2 गुना समय लग जाता है इसको बोलने में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर, अर्थात आ, ई, उ और रे। बोलकर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कम समय लगा कि इसमें ज़्यादा समय लगा। तो स्वतः बात है, जैसे हम यदि अ का उच्चारण करें, यदि अ को हम बोलें, देखिए यहाँ अ, आ को बोले आ, सीधा सा यहाँ और यहाँ यदि हम तुलना करें तो इसमें यदि 1 मात्रा का समय लगा तो यहाँ पर डबल लग गया इससे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें अभी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अगला हमारा है संयुक्त स्वर, अर्थात 13 जो हमारा होता है, स्वरों की संख्या कुल कितनी है 13 स्वर वर्णों की संख्या, तो उसमें 5 वर्ण यहाँ पर ले लिया है ह्रस्व स्वर को, और 4 वर्ण आ गया इसमें दीर्घ स्वर, और 4 वर्ण यहाँ पर आ जाएगा किसमें, संयुक्त स्वरा, अर्थात संयुक्त स्वर को आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को देख लेते हैं, 5 4 9 4 13 कुल संख्या हो गया हमारा। कुल संख्या कितना हो जाता है, स्वरों की कुल संख्या 13 है। तो 13 में से 5 हमारा क्या आ गया, ह्रस्व स्वर में 5 आ गया, दीर्घ स्वर में 4 आ गया, और संयुक्त। अब संयुक्त स्वर कहते हैं किसको, जो 2 स्वरों को मिलकर बने हों, जो 2 स्वरों को मिलकर बने हों। जैसे ए, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, ए, ओ, औ, इसकी संख्या है 4। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख चुके कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यदि बात करें ह्रस्व स्वर में तो 5, इसकी संख्या है 5 वर्णों की संख्या, और दीर्घ स्वर में इसके वर्णों की संख्या है 4, और संयुक्त स्वर में इसकी संख्या भी है कितनी, 4। तो इस तरह से हमारा टोटल हो जाता है 13। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जरा सा देखिए, प्लुत ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जिनको बोलने में ह्रस्व से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है। देखिए ह्रस्व का है, यहाँ पर देख लिया ह्रस्व, और प्लुत का बात कीजिए, इससे 3 गुना समय अधिक लगेगा। जैसे आप देखे होंगे इस तरह से लिखा हुआ संस्कृत में, इस तरह से, तो ये प्लुत है। अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पर हम यदि उच्चारण दें ओम राम, तो इस तरह से इसमें 3 गुना समय लगता है, किससे, ह्रस्व। ह्रस्व 3 गुना समय यहाँ पर इसको लग जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लुत, क्योंकि ये इससे 3 गुना समय इसको लगता है बोलने में। ठीक है, उच्चारण में। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि स्वर वर्ण, तो यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 13। अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम व्यंजन वर्ण को। ठीक है, व्यंजन वर्ण को समझते हैं। देखिए व्यंजन जो वर्ण हमारा है, व्यंजन जो है संस्कृत में इसकी संख्या कितनी है, 33। ठीक है, और व्यंजनानी, इसको हम जिस तरह से वहाँ अच और यहाँ पर हो गया हल, स्वर को हम अच और व्यंजनानी अथवा व्यंजन को संस्कृत में हल। अब ये क्या है कि जिन्हें बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है,
अर्थात ऐसे वर्ण, व्यंजन वर्ण में ऐसे वर्ण है जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है, अर्थात स्वर का सहायता लेना ही पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो इसकी संख्या कितनी है, कुल संख्या व्यंजन की संस्कृत में 33। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कु, अर्थात क वर्ग, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग। अब क वर्ग क्या है, तो ये कोई विशाल चीज़ नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है। क वर्ग का अर्थ होता है कि क वर्ग, अर्थात ये जो देखिए संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, क ख ग घ अंग। तो इस तरह से इसमें जो 5 वर्ण है, यही सभी जब सीक्वेंस में लिखा रहता है, क के बाद ख आता है, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद, तो ये जब सीक्वेंस में लिखा हो, ठीक है, ये यदि सीक्वेंस में लिखा हो तो ये क वर्ग कहलाता है। हाँ, यदि ये सीक्वेंस में नहीं हो तो क वर्ग नहीं होगा। अब जैसे बात कर ले कि क लिखा हुआ है, क के बाद आ गया ग, इसके बाद आ गया घ, इसके बाद आ गया ख, इसके बाद आ गया, तो हम बात क्या करेंगे, ये जो है तब इस परिस्थिति में ये क वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सीक्वेंस में नहीं है। क के बाद ख आना चाहिए, ख के बाद ग, ग के बाद घ, इसके बाद, तो इस तरह से हम बात करेंगे क वर्ग। क वर्ग समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं क वर्ग। क वर्ग में कितनी संख्या है, देख लीजिए, इसमें हो गया 5। च वर्ग, च छ ज छ, इसमें भी हो गया 5। ट वर्ग, ट ठ ड ढ, इसमें भी हो गया 5। त वर्ग, त थ द ध, इसमें भी हो गया 5, ठीक है। प वर्ग, प फ ब भ, इसमें हो गया 5, ठीक है। तो कुल संख्या कितना हो गया आपका, देख लीजिए, 5 5 10 15 5 20 5 25, 25 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अर्थात अब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से देख लीजिए, अर्थात क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ये हो जाता है आपका अस्पर्श व्यंजनानी, अर्थात संस्कृत में इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 25। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, 25 यहाँ हो गया, 33, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर य र ल व, ये इसकी संख्या है 4, संख्या में ये 4 है, य र ल व, तो ये अंतस्थ व्यंजनानी, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है, 4, ठीक है। अब देखिए, स, तालब स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, ये है उष्म व्यंजनानी, अर्थात ये उष्म व्यंजन, इसको बोलने से क्या होता है कि उष्मा की अनुभूति होती है, ठीक है। आप बोल करके देखिए, स, तो आपको इसकी संख्या है कितनी, 4, तो ये कुल संख्या कितना हो गया आपका, 8। 25 हम स्पर्श व्यंजन में देखे थे, और अंतस्थ व्यंजन में 4, और उष्म व्यंजनानी, उष्म व्यंजन जो है ये हो गया 4। तो इस तरह से इसकी कितनी संख्या हो गई, आप देख सकते हैं, स्पर्श व्यंजन यहाँ 25 और ये दोनों मिलकर के 8, तो 25 और 8 इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपकी 33। तो इस तरह से व्यंजनों की संख्या हम बात करें तो 33। संस्कृत में व्यंजनानी, कुल संख्या व्यंजन का कितना हो गया, 33, ठीक है। अब कुछ आगे है, इसको भी देख लेते हैं। अंग, अनुस्वरः, अनुस्वारः और विसर्गः, ये किस में आता है, तो व्यंजन में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो व्यंजन में 33 रखा गया है,
यहाँ से यहाँ तक, ये 33 पूरा हो गया आपका। अब ये अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग, ये क्या है? तो कहता है स्वरों के बाद लगने वाले अयोगवाह, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि स्वर, वर्ण और व्यंजन वर्ण संस्कृत में। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ एनर्जी मिलता है और लेसन बनाने का मन करता है। तो चलिए आप जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।